अच्छा ये हो गया। अब है सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। पहले का देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बहुफसली खेती कहते हैं, किसे कहते हैं? इसको और रिले खेती, इन दो को छोड़िए, पहले इन तीन को देखिए। मृदा में वायु कितनी रहती है? 25%। मृदा में वायु कितनी रहती है? 25%। माने आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ई, 25%। फिर है मृदा, मृदा क्या है? चिकनी मिट्टी का बना हुआ। ये उत्तर पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप इसमें क्या करेंगे? चिकनी मिट्टी का बना हुआ, चिकनी मिट्टी का बना हुआ, चिकनी मिट्टी का बना हुआ, ठीक है। मेस्टन हल, मेस्टन हल क्या करता है? हल कोई सा भी, ये क्या करता है? भू परिष्करण, भू परिष्करण का कार्य करता है, भू परिष्करण। अब देखिए आप आइए, बहुफसली खेती और रिले खेती क्या है? देखिए बहुफसली खेती, अब आपके दो विकल्प बनते हैं, अंतर्वर्ती खेती और वर्ष में 3 से 4 फसलें। अंतर्वर्ती खेती का एक रूप होता है, एक प्रकार होता है बहुमंजिली फसल या बहुमंजिली खेती, जिसमें क्या करते हैं? अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत बहुमंजिली फसलों में क्या करते हैं? अधिक ऊंचाई पर बढ़ने वाली फसलें, फिर उससे कम ऊंचाई वाली फसलें, फिर कम ऊंचाई वाली फसलें, उसे कहते हैं बहुमंजिली फसल। लेकिन बहुफसली खेती नहीं कहते। बहुफसली खेती क्या होती है? जिसमें खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाए, तब उसे बहुफसली खेती कहते हैं। लेकिन देखिए अब इसमें एक उत्तर दिया है, वर्ष में 3 से 4 फसलें उगाना। लेकिन आपकी जो रिले खेती है, ये भी अंतर्वर्ती खेती का एक रूप नहीं है, ये अंतर्वर्ती खेती का रूप नहीं है। तो ना तो बहुफसली अंतर्वर्ती में आपकी सही फिक्स हो रही, मैच कर रही, ना रिले खेती। लेकिन रिले खेती जो है, रिले क्रॉपिंग जो है, वो एक वर्ष में एक के बाद एक लगातार 4 फसलें उगाने को कहते हैं। रिले दौड़ जो होती है, उसमें एक के बाद एक 4 एथलीट, 4 धावक भाग लेते हैं, एक के बाद एक 4 धावक दौड़ते हैं। वैसे ही रिले क्रॉपिंग में क्या होता है? एक के बाद एक लगातार 3 से 4 फसलें ली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। तो आपका जो दूसरे उत्तर बनता है, दूसरा सही जोड़ी है रिले खेती, उसका उत्तर क्या होता है? वर्ष में 3 से 4 फसलें। माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ऐसा ना हो करके, ये ऐसा ना हो करके, ये क्या होना था आपका? मृदा में वायु, मृदा में वायु ई, इसके सामने आएगा 25%। क्षमा चाहता हूँ, ये सही है 25%, ठीक है। मृदा चिकनी मिट्टी का बना हुआ, ये बात चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक है। अब देखिए आप, मेस्टन हल भू परिष्करण, मेस्टन हल भू परिष्करण, ठीक है। अब बहुफसली खेती और रिले खेती, रिले खेती क्या होती है? आपकी वर्ष में 3 से 4 फसलें उगाना, 3 से 4 फसलें, 3 से 4 फसलें आपकी रिले क्रॉपिंग हो गई। बहुफसली खेती क्या बचती है आपकी? अंतर्वर्ती खेती, अंतर्वर्ती खेती माने सा, अंतर्वर्ती खेती, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हम चलते हैं सत्य असत्य की ओर। सत्य असत्य। भूरी क्रांति का उद्देश्य, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है। देखिए भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से नहीं होता है। भूरी क्रांति का उद्देश्य या भूरी क्रांति का संबंध वो होता है खाद्य प्रोसेसिंग से, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से। और भूरी क्रांति और उर्वरक उत्पादन क्या रहता है अपना? वो रहता है ग्रे रेवोल्यूशन, धूसर क्रांति, उसे बोलते हैं उर्वरक उत्पादन। तो भूरी क्रांति आपकी खाद्य प्रसंस्करण है, उर्वरक उत्पादन नहीं है। तो आपका जो पहला सत्य असत्य है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे सत्य असत्य, सत्य असत्य, ये सत्य असत्य।
तो पहला आपका ये क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है, ये ऐसा नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, मृदा संगठन में जल 25% होता है, ये ठीक है। फिर आप देखिए मृदा क्षरण को भूमि जिप्सम के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा को उपचारित किया जाता है। देखिए जिप्सम के प्रयोग के द्वारा अम्लीय मृदा को उपचारित नहीं किया जाता, अम्लीय मृदा को उपचारित किया जाता है चूने के द्वारा। और जिप्सम का प्रयोग की जहाँ तक बात है तो वो करते हैं क्षारीय मृदा को सुधारने में। जिप्सम का प्रयोग कैसी मृदाओं को सुधारने में करते हैं, क्षारीय मृदाओं को सुधारने में। तो आपका ये उत्तर, ये लाइन, ये वाक्य असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिप्सम के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदाओं को उपचारित किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। नंबर 4 देखिए, मृदा क्षरण का भूमि की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये असत्य है, असत्य है, ये भी असत्य है। देखिए 5वां देखिए, अवनालिका क्षरण ही मृदा क्षरण का सबसे बड़ा रूप है। देखिए अवनालिका क्षरण, सबसे पहले क्षरण होता है आपका परत अपरदन। परत अपरदन, जलीय क्षरण जो होता है उसका सबसे पहला रूप होता है परत अपरदन। परत अपरदन के बाद आता है आपका क्षुद्र सरिता क्षरण। क्षुद्र सरिता क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण को यदि न रोका जाए तो वही बड़ा रूप धारण करके अवनालिका क्षरण का रूप ले लेता है, अवनालिका अपरदन का रूप धारण कर लेता है, जो कि सबसे बड़ा रूप है, सबसे विकराल रूप है। तो अवनालिका क्षरण ही मृदा क्षरण का सबसे बड़ा रूप है, ये बात आपकी सही होती है। और देखिए 6वां आपका है, अम्लीय मृदाओं का रंग प्रायः गहरा या काला होता है। देखिए उसमें क्या रहता है, अम्लीय मृदा कहाँ बनती है, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, जंगलों में जहाँ पर वनस्पति सड़ती रहती है, गलती रहती है, ह्यूमस बनता रहता है, उससे क्या रहता है, मृदाओं का स्वभाव खट्टा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और उनका रंग काला होता चला जाता है, गहरा या काला होता चला जाता है। तो आपका ये विकल्प अम्लीय मृदाओं का रंग प्रायः गहरा या काला होता है, ये सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक बात में उत्तर दीजिए, एक बात में उत्तर दीजिए। इसमें हम आगे देख लेते हैं, चलो इसे रहने देते हैं, हम देख लेते हैं एक बात में उत्तर दीजिए, एक बात में उत्तर दीजिए। एक वाक्य, पहले का क्या है, मिर्च में तीखापन किस पदार्थ के कारण होता है। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। किन पौधों की जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, तो वो रहती है दलहनी वर्ग की फसलें। दूसरे का आप देखिए वो क्या रहती हैं, दलहनी वर्ग की फसलें। दलहनी वर्ग की फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, वो क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो किन पौधों की जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोफिक्सेशन करती हैं, वो कौन से होती है, दलहनी वर्ग के पौधे। रहट यंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है। रहट यंत्र जो रहता है, जल उठाने वाला जो यंत्र रहता है, सिंचाई का जो यंत्र रहता है रहट, वो किसकी शक्ति द्वारा चलता है, वो चलता है 2 बैलों की शक्ति, 2 बैल या फिर 1 ऊंट, 1 ऊंट, 2 बैल या फिर 1 ऊंट के द्वारा चलता है रहट। मतलब एक जोड़ा बैल हो, बैलों का एक जोड़ा हो, या फिर एक अकेला ऊंट हो। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सब्जी है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो अर्जित करती है वो कौन सी सब्जी है, वो है आपकी प्याज। नंबर 4 पे क्या आता है आपका, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली जो सब्जी है वो होती है प्याज, जिसका कि अभी कोई मूल्य नहीं है क्योंकि उस पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए प्याज सड़ी सड़ी फिक रही है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सब्जी है प्याज। बिना किसी भू परिष्करण क्रियाओं के सीधे फसलों की बुवाई क्या कहलाती। माने आपने खेत में कोई जुताई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया और आपने सीधे फसलों की बुवाई कर दी, तो ऐसी खेती को आप क्या कहेंगे। बिना किसी भू परिष्करण क्रियाओं के सीधे फसलों की बुवाई क्या कहलाती है, ऐसी फसलों की बुवाई क्या कहलाती है, वो कहलाती है शून्य भू परिष्करण। क्या कहलाती है वो, शून्य भू परिष्करण, ये कहलाती है शून्य भू परिष्करण। माने इसमें किसी प्रकार की कोई जुताई नहीं की जाती, उसे कहते हैं शून्य भू परिष्करण। और न्यूनतम जुताई जब की जाती है, कम से कम जुताई की जाती है, उसे कहते हैं न्यूनतम भू परिष्करण। और आप सभी जानते हैं भू परिष्करण के जन्मदाता कौन है, वो हैं जेंथ्रो टूल।
ठीक है, अब हम चलते हैं उस प्रश्न पर जिसे हम छोड़ आए थे, अपना दिमाग लगाए थे। चलिए देखते हैं आप कहाँ पहुँचे थे। टमाटर के फटने का कारण है, ये छठवा है, आप देख पा रहे हैं, इधर लिख देता हूँ, छठवा सही विकल्प VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। टमाटर के फटने का कारण है, टमाटर क्यों फटते हैं। आप पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है, टमाटर क्यों फटते हैं, टमाटर के फटने का कारण क्या है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कोबाल्ट, कॉपर और मॉलिब्डेनम। ये आपके विकल्प हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का पेपर है, कक्षा 11 का, अर्धवार्षिक का 2022-23। इसमें ये दिया हुआ है टमाटर के फटने का कारण है नाइट्रोजन की कमी, कोबाल्ट की कमी, कॉपर की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी। इन चारों में से कोई सा भी विकल्प आपका सही नहीं है। टमाटर क्यों फटते हैं, क्यों फटते हैं टमाटर, वो फटते हैं आपके बोरॉन की कमी के कारण। बोरॉन की कमी के कारण टमाटर क्यों फटते हैं, बोरॉन की कमी के कारण। इसमें से कोई सा भी विकल्प आपका सही नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाएगा, कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ही बता सकता है। समझ में आया। यदि इसमें से अब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट लिखकर पूछ लेना, और नहीं तो जय हिंद लिख देना। जय हिंद।